तो गाइस वेलकम बैक टू वसीम जाफर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो वसीम भाई, केकेआर लास्ट सीजन भी बहुत पुअर थी। इस सीजन भी अब दो मैचेस हो गए हैं और दोनों मैचेस क्रशिंग डिफीट उनको मिली है वानखेड़े में, अब अपने होम ग्राउंड केकेआर पे। तो पहली बात तो आप ये बताओ, क्या ये जो रन बनाए थे एसआरएच ने आउट ऑफ रीच थे केकेआर की इस विकेट पर नहीं, कि नहीं ऐसे तो नहीं कहूंगा। इस ग्राउंड पे बनते हैं? सौरभ बिल्कुल। 250 260 रन भी चेस हुए हैं। हम्म। तो आउट ऑफ रीच तो नहीं थे। बट जो पावर प्ले थोड़ा बहुत अच्छा गया था। फिन एलन का विकेट आई थॉट बहुत क्रूशल था, जिस तरह हम्म। से उन्होंने शुरुआत की थी। उनका आउट होना कहीं ना कहीं वो ब्रेक लगा गया। और इस बैटिंग लाइनअप में जो केकेआर में जैसे हम आंड्रे रसल को देखते थे, हम्म। वैसा कोई गेम चेंजर नजर नहीं आता है। हालांकि अंकित रघुवंशी ने अच्छी पारी खेली, अजिंक्य रहाणे ने लास्ट मैच में अच्छी खेली। रिंकू बहुत बड़ा क्रूशल प्लेयर बन जाता है इस टीम के अंदर, बस वो डेप्थ नजर नहीं आती कि इस तरह के मैच कोई निकाल पाएगा। तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग मैं कहूँगा आउटिंग रहा। इवन बॉलिंग के वक्त भी वरुण चक्रवर्ती अगेन स्ट्रगल करते हुए नजर आए। थोड़ी स्ट्रैटेजी भी बड़ी बड़ी मुझे थोड़ी वियर्ड सी लगी, क्योंकि सुनील नारायण पावर प्ले में जनरली डालते नहीं है बॉल। हम्म। उनको आज बॉलिंग कराई। वरुण चक्रवर्ती जो थोड़े ऑफ फॉर्म थे, उनको पावर प्ले में डलवाई। तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रैटेजी वाइज थोड़ा सा केकेआर मुझे डिसअपॉइंट किया है इस अभी तक के दो मैच में। इनमें वसीम भाई, मैं इनकी आउट ऑफ रीच इसलिए बोल रहा था, विकेट तो यार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बड़ा पाटा विकेट है। आज का विकेट भी बड़े लग रहा था कि 250 तक बन जाएंगे, एक समय से लग रहा था एसआरएच के। लेकिन जो आपने बात हम्म। बोली ना, कि ये जो किसी जमाने में आंद्रे रसल आते थे मैच फिनिश करने के लिए एज अ फिनिशर, हम्म। वो डेप्थ बिल्कुल। बिल्कुल आउट ऑफ द विंडो चली गई, क्योंकि अब रिंकू ऊपर आ गए हैं। अब आपके पास कौन कौन है? रमनदीप सिंह, आपके पास है अनुकूल रॉय। वो पेडिग्री के बैट्समैन नहीं है, मतलब प्रूव ही नहीं किया इन लोगों ने अभी तक अपने आप। जी, आई मीन कुछ इनिंग्स खेली है, लेकिन ऑब्वियसली आंड्रे रसल बिल्कुल। बहुत बड़े बिग शूज टू फिल। तो हम्म। वो तो बड़ा मुश्किल है। वो सुनाई भी दिया कि भैया कैम ग्रीन को इसीलिए लिया था कि वो सोच रहे थे कि वो रसल का काम करेंगे। बट कैमरून ग्रीन नंबर 3 पर 3 या 4 पे आके बैटिंग करते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो उस तरह का उनके पास वो गेम है आंड्रे रसल टाइप का फियर वो जनरेट कर सकते हैं, जो रिसेंटली कैमरून ग्रीन बड़े खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। जी। तो एक्सपेक्ट करना कि वो एंड्रे रसल वाला काम करेंगे, आई थिंक विल बी फूलिश। बट अगेन थोड़ा सा कलेक्टिवली आई फील थोड़ा सा बेटर खेलना होगा केकेआर को, क्योंकि इतनी भी खराब टीम नहीं है। हम्म। बट थोड़ा सा फॉर्म दिखाना होगा मेन प्लेयर्स को। और इनफैक्ट कैमरून ग्रीन पे मेरा एक क्वेश्चन है, और उसके बाद हम लोग आएंगे दो रनआउट पे, जो एक्चुअली इनका हम्म। लाइक बहुत बड़ा रीजन बने आज हार का। कैमरून ग्रीन पे पहले आते हैं। तो कैमरून ग्रीन को साइन किया था केकेआर ने ये सोच के कि भाई हमें ये बैटिंग भी करके देगा और बॉलिंग भी करके देगा। और रहाणे से हम्म। लास्ट में भी पूछा गया कि भाई आपने बॉलिंग क्यों नहीं कराई, तो उन्होंने बोला ये बात आप पूछो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का स्टेटमेंट आया है, एंड्रू मैकडोनाल्ड ने बोला है कि यार आईपीएल में बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि 45 का एवरेज हो बैट से और 20-25 का हो बॉल से। तो यू नीड टू मैनेज एक्सपेक्टेशन। तो आजकल ये जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ये बड़ा स्मार्ट खेलते हैं। ये एक्चुअली मतलब अपनी बॉडी को बचाना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, क्योंकि तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बट लेकिन क्या ये एथिकल है कि आप साइन हुए थे, कितने 20-22 करोड़ में साइन किया था, सोच के कि आप दोनों चीजें कर लोगे, लेकिन आपने हाथ खड़े कर दिया एंड में जाके कि भाई नहीं, मैं सिर्फ बैटिंग करूंगा। मुझे तो मना किया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करने से, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। तो ये कहाँ से सही है, लॉजिक है इस बात का? हम्म। नहीं, थोड़ा अनफेयर है फ्रेंचाइज के लिए। बहुत ही अनफेयर है ये चीज। जी। क्योंकि जब आप किसी को इतने पैसे दे रहे हो और फिर आप कोई इंस्ट्रक्शंस आती है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, आप थोड़ा सा लेट आओगे, आपका वर्कलोड मैनेज हो रहा है। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आप जब ऑप्शन में बैठते हो तो बहुत सारी चीजें सोच के बैठते हो। एक कॉम्बिनेशन आप बनाते हो, और वो जब कॉम्बिनेशन फॉर सम रीजन नहीं बनता है इन सारे फैक्टर्स की वजह से, तो आपकी प्लेइंग 11 बिगड़ जाती है, आपका जी। कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता अच्छा। है। तो आई रियली फील सैड फॉर फॉर द फ्रेंचाइज, क्योंकि आप इतने पैसे लगा रहे हो जीतने के लिए, चैंपियनशिप जीतने के लिए, और फिर आपको सडनली ऑर्डर मिलता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ये मुझे लगता है स्टैंड लेना चाहिए कि भैया जी। जब आप पिक हुए हैं, हम्म। तो फिर आपको फ्रेंचाइज कुछ भी करवा सकती है, अनलेस आपके अपने फिजियोज ने आपको असेस करने के बाद ये बोला हो कि आप ठीक है बॉलिंग के लिए फिट नहीं हो, या एक्स वाई जेड। लेकिन आपकी एक बार आप प्राइवेट लीग्स में आप आ गए हो,
तो देन आई डोंट थिंक आपकी कंट्री डिसाइड करेगी कि आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते, तो यू माइट एज वेल नॉट प्ले मेरे हिसाब से। कि फिर आप ऐसे नहीं आप बोल सकते हो फ्रेंचाइज को कि भैया मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। तो बड़ा अगेन बहुत डिसअपॉइंटिंग है फ्रेंचाइज के लिए। वसीम भाई, मुझे लग रहा है ये सुनने के बाद आपने बोला ना कुछ भी करवा सकती हो, वो क्लॉज में डालने वाले एक दिन डीजे बनना पड़ेगा एक दिन कपड़े धुलवाने पड़ेंगे लॉन्ड्री में। लेकिन इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू मैं करना चाहता हूँ। एडम जैम्पा अभी पीएसएल खेल रहा है। एडम जैम्पा ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जो कि मतलब ऑब्वियसली आप बताना, उस पर रिएक्शन अपना देना। उन्होंने बोला है कि यार मैं आईपीएल इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे स्किल सेट के हिसाब से मुझे कम पैसे मिल रहे थे वहां, और ये टूर्नामेंट है सिर्फ 30-40 दिनों का पीएसएल जो है, तो इसीलिए मैंने आईपीएल छोड़ दिया। और ऐसे काफी प्लेयर पास में भी आए हैं जो यहाँ पर पिक नहीं हुए, जो यहाँ पिक नहीं हुए और दूसरी लीग खेलने के टाइम उन्होंने इनडायरेक्टली आईपीएल पे डिग लिया है। तो काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में बड़े बड़े नाम बिके नहीं। पहले भी बेन डकेट का एग्जाम्पल है, वो यहाँ छोड़ के चला गया, वसीम भाई आया वापस चला गया। तो इन पे आप आई थिंक बीसीसीआई को स्टैंड लेने की बात जो हम लोग कर रहे हैं, तो जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं उनको फ्यूचर में एंटरटेन नहीं करना चाहिए लीग में। आई गेस यही सोल्यूशन है ना फिर, कि अगर आप ऐसे बीच में छोड़ के आ रहे हो। ये स्टैंड तो बीसीसीआई ने सौरभ लिया ही है कि भैया जो लास्ट मिनट में आपको इस तरह से अगर वो कर देगा तो आप 2 साल उसको बैन कर देंगे। हैरी ब्रूक इस तरह से उन्होंने लास्ट ईयर किया था, इस साल बेन डकेट ने किया। इनको लास्ट मिनट में याद आता है कि भैया मेरा इंग्लैंड करियर इम्पोर्टेंट है और फिर XYZ ये चीजें मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको ऑप्शन के टाइम पे सोचना चाहिए कि भैया उस टाइम पे आपकी कंट्री की कौन सी क्रिकेट है, आप अपना टाइम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। आई टोटली अंडरस्टैंड बेन डकेट का पॉइंट, बट उनको पता होगा। अगर मुझे लगता है कि शायद उनका एशेज अच्छा जाता तो आई एम श्योर वो यहाँ पे खेलते हुए नजर आते। अब उनको लग रहा है कि उनका टेस्ट करियर में भी खतरे में है, तो उनको काउंटी क्रिकेट में रन बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस वजह से मैं आईपीएल सैक्रिफाइस कर देता हूँ। इतने मुझे पैसे भी नहीं मिले हैं। पैसे ज्यादा नहीं मिले तूने, इसीलिए। तो आई मीन ये सारा कैलकुलेटेड एक तरह से डिसीजन है। तो आई मीन बीसीसीआई को डेफिनेटली, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि फ्रेंचाइज को बड़ा ये चीजें झेलनी पड़ती है। क्या आप कॉम्बिनेशन, आप इतना दिमाग लगाते हो ऑप्शन के अंदर कि कौन प्लेयर अवेलेबल है, कौन अच्छे फॉर्म में है, कौन पर्टिकुलर लीग्स में अच्छा कर रहा है, और ये सारे आपके स्काउट्स ये सब नोटिस करते हैं। और उसके बाद बहुत डिटेलिंग के बाद में आप वो एक प्लेयर को लेते हैं और फिर वो प्लेयर आपको लास्ट मिनट में धोखा दे देता है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। कोचेस बिल्कुल ही एक तरह से हेल्पलेस है। मिचेल स्टार्क का भी वैसे ही है कि वो पता नहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कब उनको एनओसी देगा, वो कब आएंगे। तो डीसी के लिए भी वही दिक्कत है कि भैया पता नहीं कब आएंगे, उनका कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है। तो आई फील कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ये स्टैंड लेना जरूरी है कि भैया आप अपना ऑप्शन में नाम तब दीजिए जब आप पूरा कमिट कर सकते हो। इनफैक्ट एनओसी से वैसे मुझे याद आया, नोवान तुषारा, आई गेस आई एम लाइक प्लेयर का नाम सही, उसने श्रीलंकन क्रिकेट को लाइक कोर्ट में घिसट के ले गया है वो, क्योंकि उसको एनओसी नहीं दी आरसीबी के लिए। तो आई थिंक मिचेल स्टार्क कुछ सीखे और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को घिसट के लेके जाए। लेकिन कमिंग बैक टू द रनआउट्स, मुझे रनआउट पे जानना है एज अ प्लेयर जिसने इतना क्रिकेट खेला। तो मुझे एक बार चीज समझनी है, स्पेशली रनआउट जो रिंकू सिंह वाला जो रंगुवंशी वाला हुआ। जब आप बैटिंग कर रहे हो, आपने पॉइंट पे शॉट मारा, आपने कट किया, और रिंकू सिंह आपने देखा होगा 2-3 कदम आगे निकल के आए एंड ही वाज बॉल वॉचिंग। सर्कल में कॉल किसका होना चाहिए, स्ट्राइकर का? कि ऑब्वियसली स्ट्राइकर जो शॉट हिट कर रहा है। वसीम भाई किसकी गलती थी ये रघुवंशी रनआउट में? मैं कहूंगा रघुवंशी की, क्योंकि वो मैं एक्चुअली पूरा मैच देख रहा था और बहुत बैट को जैसे ही बॉल लग रहा था, चाहे बैटर का हो या उनका अपना है, वो मतलब भागते चले जा रहे थे। 30 यार्ड पे कुछ उन्होंने रिस्की रन्स भी लिए। बट जब आप इस तरह से रनिंग करते हो और फिर आपका पार्टनर सडनली आपको नो बोल देता है, तो फिर एक ही रिजल्ट आता है, वो रनआउट। और यही देखने को मिला कि वो खुद भी उन्होंने जो शॉट मारा वो ईशान मलिंगा के जूते पे बॉल लगा, ज्यादा दूर नहीं गया और वो भागते चले गए। तो वो तो उसमें 100% उनकी गलती थी। इवन रिंकू सिंह का भी बहुत जोर से वो शॉट खेला था, और शायद रिंकू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना बढ़िया कलेक्ट करेंगे कि सीधा हाथ में जाएगी और वो थ्रो पहुंचेगा। तो रिंकू सिंह अपनी जगह पे मुझे लगता है कि गलत नहीं है, बट अंकुरिश इतना आगे चले गए कि उनको लगा कि ये रन तो हो ही जाएगा। तो ये जब आप इस तरह से ब्लाइंड रनिंग करते हैं कि भैया आपको सीधे भागते छूटना है, तो फिर जब एक यस नो होता है
तो फिर रनआउट ही होता है, और वो दो बड़े क्रूशल रनआउट थे, रन आउट क्योंकि थे। अंकुरिश खुद 50+ पे बैटिंग कर रहे थे। कैमरून ग्रीन ऑब्वियसली उनके इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और मैच का रुख कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें से कोई एक प्लेयर अगर अंकुरिश हो सकता है 80 90 100 बनाता, या फिर कैमरून ग्रीन 60 70 बनाते, तो ये मैच हो सकता है कि जीता भी जा सकता था। बिल्कुल। और अभी मैं देख रहा हूँ सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, जाने कितने अवार्ड मिलते हैं आईपीएल में, पैसा इतना है। लेकिन वैसे भाई ये बताओ कि अभिषेक शर्मा, गुड टू सी हिम बैक इन रिदम। जैसे अभिषेक ने आज बैटिंग करी, वर्ल्ड कप फाइनल से कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगेंस्ट स्पिनर्स, क्वालिटी स्पिनर थे दोनों, उनकी भी जम के खबर ली। कैसा लगा आपको अभिषेक का दोबारा अपनी रिदम में आना? नहीं, ये तो हमने वर्ल्ड कप के पहले भी देखा था। वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली नहीं चल हमको पाए। वो देखने नहीं मिला, क्योंकि हाई प्रेशर गेम्स थे, अपनी उनकी एक्सपेक्टेशन पे वो खरे नहीं उतरे। ऑब्वियसली शुरू के ही मैचेस में 3-0 बना लिए, तो फिर वो एक अलग प्रेशर बन जाता है। बट ये चीजें तो उनके पास थी। बट मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि जब आप पे एक्सपेक्टेशन डाल दी जाती है कि आप रन बनाओगे, आप वो टेम्पलेट पे खेलोगे, और सारी दुनिया आपको देख रही है, तो वो एक अलग प्रेशर है। वो शायद अभिषेक ने अब फील किया है। बट आई थिंक उससे निकल कर मुझे लगता है वो और बेहतर प्लेयर बनेंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं फेल हो सकता हूँ, बॉल लग नहीं सकती है, और विकेटें जा सकती है, ऑफ स्पिनर मुझको आउट कर सकता है। तो आई थिंक ही विल बिकम अ बेटर प्लेयर, और वो पुराना फ्लेयर और वो टच थोड़ा सा आज नजर आया है। इनफैक्ट अब आपको मैं टेबल देख रहा था, अभी मैं जो टेबल आ गई हमारे सामने, लास्ट 3 पे जो टीम्स हैं, नंबर लाइक 10 पे है आपकी चेन्नई सुपर किंग्स। उनका रन रेट बहुत पुअर है, ऑब्वियसली अभी स्टार्ट ही हुआ टूर्नामेंट। उसके पहले है ये आपकी केकेआर, 2 मैचेस हो गए इनके। उसके पहले है एलएसजी। तो आपको लग रहा है कि ये लोग यहीं की शोभा बढ़ाएंगे बॉटम की? मुझे लग रहा है केकेआर तो ये शोभा बढ़ाने वाली है इस टूर्नामेंट में, नीचे वाले स्लॉट की। आपको क्या लगता है? अभी इनिशियल प्रेडिक्शन कर दो वसीम भाई, फिर एक दो क्वेश्चन और लूंगा मैं, आईपीएल रिलेटेड ही है, डिफरेंट है लेकिन आईपीएल रिलेटेड ही है। हाँ, नहीं, सीएसके तो मुझे लगता है कि सीएसके की जो टीम है, अगर वो 2-3 प्लेयर अगर नहीं चले, जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है, ब्राविस कितने जल्दी फिट होते हैं, ऋतुराज और संजू सैमसन बड़े क्रूशल प्लेयर, अगर ये रन इन्होंने अगर रन नहीं बनाए, बॉलिंग भी थोड़ी सी वीकर साइड में है, तो सीएसके तो मुझे लगता है कि वो टॉप बॉटम हाफ में उनको ज्यादा नजर आएगी। उसके अलावा केकेआर, डू सी केकेआर एलएसजी 7th पे, हाँ 8th पे। केकेआर भी अगेन उनकी भी यही है, क्योंकि वो एक्स फैक्टर प्लेयर्स नहीं है। तो उनके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि होम गेम आज हार गए, मुंबई के सामने भी हार गए, तो 2 मैच हार गए हैं, तो एक अलग प्रेशर क्रिएट होता है इस लीग के अंदर। तो और देन यू आर रनिंग बिहाइंड द टाइम, तो केकेआर कुड फील द प्रेशर। और एलएसजी की अपनी दिक्कतें हैं। तो उनका तो पता नहीं क्या है, क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने टीम खिलाई, जो बैटिंग ऑर्डर खिलाई, तो जैसे उनका स्टाफ भी है इतना हाई, बड़े बड़े प्लेयर्स, मोहल्ला लेके घूम रहे हैं वो तो, मतलब मैं हाँ, तो वो कौन क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। बट अब तक पहले मैच में जो देखा है वो ठीक काम नहीं किया है, क्योंकि जो बैटिंग ऑर्डर उन्होंने खिलाई और जो चीजें हुई है, स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल ही वीक है। दिग्वेश राठी को वो खिला नहीं पाए, शाहबाज अहमद को खिलाया, बट अर्ली स्टेजेस है, पहला मैच है। yes, yes. ये टूर्नामेंट में आप मोमेंटम पकड़ते हो तो फिर आपको मोमेंटम थोड़ा ले जाता है, तो दे विल बी होपिंग दैट। बट हाँ, ये 3 टीमें डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी वीकर साइड पे है। इनफैक्ट आपने लखनऊ सुपर जायंट का जिक्र किया, कल जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे लास्ट नाइट, तो बस मैं एक चीज मिस हो गई मुझसे, मैं चाहता हूँ उसे आप कंटिन्यू करके आप थोड़ा सा मुझे बताओ कि ओनर्स पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहता हूँ। ऑब्वियसली आपने ओनर से डील भी किया है पंजाब में जब आप थे, और पंजाब अच्छा नहीं कर रही थी, उन सीजन भी अच्छा नहीं कर रही, टू बी ऑनेस्ट। अनिल कुंबले वाले एरा की बात कर रहा हूँ मैं। तो कल संजीव गोयनका ने बिल्कुल वो सीन रिपीट हुआ, और सोशल मीडिया पे ये लगातार पिक्चर वायरल हो रही हैं, जबरदस्त लोग इस पे व्यूज ले रहे हैं, जबरदस्त पे कमेंट कर रहे हैं। एक ऋषभ पंत की फोटो है एक तरफ है केएल राहुल की फोटो। सीन सेम है कि ओनर्स बाहर आके, ये आपके गोयनका साहब अपनी धर्मपत्नी और उनके बेटे को लेके आते हैं, और ये ट्रेंड भी सेम है कि उनकी बीवी जरूर राइट में रहती है उनकी। अब वो गालियां सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं ये पता लगना पड़ेगा, लेकिन वो आते हैं और बाहर सेम ऋषभ पंत से भी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज में बात हो रही थी। ऑब्वियसली हम लोग को नहीं मालूम क्या बात हो रही थी, लेकिन मैंने कभी नीता अंबानी को नहीं देखा ऐसे बात करते हुए। मुंबई के बहुत सीजन अब खराब हो गए, मतलब ओनर्स की बात कर रहा हूँ, आरसीबी वाले कभी ग्राउंड में नहीं आए।
आई थिंक इनको नया नया चस्का लगा है टीम, ऑब्वियसली अभी नई टीम ओन करी, बट लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि ज्यादा जब ओनर्स आके बाहर बार बार आके, मैंने शाहरुख खान को कभी नहीं देखा, बहुत सीजन बुरे रहे हैं सब लाइक के के, बट एस आर के कभी नहीं आया। आपको क्या लगता है ये जब बाहर आके ऐसी बातें करना, और तुरंत रात में फिर ट्वीट करा संजीव गोयनका ने कि आई हैव फुल फेथ इन ऋषभ, अरे भाई एक मैच हुआ है, एक मैच में ही वो आप हम्म जस्टिफाई कर रहे हैं आके कि नहीं ऋषभ पंत मेरा कैप्टन है, ही विल डू वेल, दैट मींस समथिंग इज ही इज इचिंग कि उनकी टीम अच्छा करे, जो कि ऑब्वियसली हर ओनर एम्बिशियस चाहते हैं, जैसे आपने पहले ही बोला था। लेकिन आपको लगता नहीं हम्म एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है जब ओनर आके बाहर आपसे ऐसी बॉडी लैंग्वेज में बात करो, जानते हो सोशल मीडिया पे वायरल होंगी ये चीजें। नहीं, बिल्कुल, आई मीन बातें चलती हैं क्योंकि हारने के बाद खास करके जब ओनर्स ऐसे अलग से मीटिंग करते हैं, वो भी आप पब्लिक डोमेन पे, तो फिर बातें चलने लगती है कि भैया क्या चल रहा है, आप कोच को बुलाए हो, आप कैप्टन को बुलाए हुए हो, तो ये अच्छे सीन्स नहीं है, और ये बहुत हम देख भी चुके हैं, खास करके एलएसजी के साथ में। तो आई थिंक उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करती है, प्लेयर्स के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है। और आपने जब किसी को रखा है, आपने जब एक फेथ दिखाया है कप्तान के ऊपर, कोचेस के ऊपर, अपने स्टाफ के ऊपर, तो फिर उनको अपना काम करने दीजिए, और फिर आप रिव्यू करिए बाद में, मे बी 8-10 मैच के बाद या मे बी सीजन के बाद में, वरना उससे पहले आप काम उनको करने दीजिए। आपने उनको लाया भी है और आप उनके हाथ भी बांध के रखोगे, आप उनको इतने प्रेशर में भी रखोगे, तो इवेंचुअली रिजल्ट ऐसे ही आएगा। और आई एम नॉट सरप्राइज कि रिजल्ट इस तरह से आ रहा है। और आप बड़ी फ्रेंचाइज को अगर देखोगे, जैसे आपने नाम लिया कि मुंबई इंडियंस, सीएसके, केकेआर, ये आप कहीं नहीं दिखते कि भैया ये ओनर्स आके बात Absolutely. करें ऐसे पब्लिक डोमेन पे। अगर उनको बात करनी भी होगी तो बड़े क्वाइटली करेंगे, और आई एम श्योर एनकरेज ही करेंगे, बट ऐसे कभी भी देखने को नहीं मिला है। तो आई थिंक ही नीड्स टू लर्न कि स्पोर्ट और बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इस तरह से नहीं होता है कि मतलब कॉर्पोरेट में आप अपनी टीम को फायर कर सकते हो और वो कर सकते हो, बट स्पोर्ट इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। तो आई थिंक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड लर्न क्विकली। लास्ट क्वेश्चन है, आईपीएल को लेके अभी धूमल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, एंड मैं आपकी व्यूज में जानना चाहता हूँ। उन्होंने बोला है अभी आईपीएल 75 मैचों का होता है, सब कुछ मिला लें 75 मैचेस होते हैं, और बड़ी ही ऑब्वियसली विंडो काफी बड़ी चाहिए आपको इसके लिए, बट दे आर प्लानिंग, वो कह रहे हैं कि आगे ऐसे उन्होंने हिंट दिया, आज स्टेटमेंट आज सुबह इनफैक्ट दिया कि 94 मैचेस 100 मैचेस की तरफ आईपीएल जाएगा फ्यूचर में, 94 एंड 100, दैट मींस विंडो किस लेवल पे रहेगी वसीम भाई। और उन्होंने ये भी बोला कि बायलैटरल क्रिकेट जो है सीरीज है, अब वो पॉइंटलेस है, मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि पॉइंटलेस है, मतलब बायलैटरल सीरीज में कौन दिखता है। तो डू यू सी फ्यूचर में आईपीएल, एक तो जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग की तर्ज पे जो बनाया था ललित मोदी का विजन ही ये था, अब ईपीएल भी 7-7 8 महीने चलता है, क्रिसमस ब्रेक होता है, लंबा लंबा सीजन होता है इंग्लिश फुटबॉल की अगर मैं बात करूं, और जो माइट है, जो फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे स्केल हो रहा है आईपीएल, आप आईपीएल का फ्यूचर देख रहे हो ऐसा कि ये बढ़ना तो है ही, लेकिन इतना बढ़ेगा और भी टीम्स भी जुड़ने के प्लान्स हैं, तो डू यू सी एक ऐसा टाइम आएगा कि आईपीएल और भी लंबा हो जाए? आई थिंक और लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा मुझे लगता है बोरिंग हो जाएगा, सौरभ, क्योंकि फिर गर्मियों से बारिश शुरू हो जाएगी, तो मौसम भी बदल जाएगा। तो आई थिंक जितना बड़ा टूर्नामेंट होगा वो फटीग लेवल बढ़ जाता है। ईपीएल फुटबॉल में इसलिए हो सकता है क्योंकि वो दूसरे कोई टूर्नामेंट नहीं खेलते, आई मीन यूरो खेलते हैं, वर्ल्ड यस, कप खेलते हैं, बट क्रिकेट ऐसा नहीं है। क्रिकेट में टेस्ट मैचेस होते हैं, T20 की अलग सीरीज होती है, कोई टीम है ट्रायंगुलर की में भी खेल सकती है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, एशिया कप होता है, तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स है। तो आई थिंक इसको और लंबा करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बट आई मीन ये देखना होगा, इट्स टू अर्ली टू से। अगर ये इसी तरह से अगर ये टूर्नामेंट लंबा हो गया तो देन बहुत बहुत ही लेंथी हो जाएगा। और इसी से लाइक एक तो इसकी लेंथ हो गई, और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए मेरा है, विच इज नॉट रिलेटेड टू आईपीएल, बट लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका पर्सपेक्टिव जानना। अभी रिसेंट आई थिंक विराट कोहली ने 3-4 साल पहले जब वो टेस्ट मैच 4-5 साल पहले टेस्ट मैचेस खेले थे, उन्होंने बोला था कि इंडिया में गिने चुने सेंटर होने चाहिए टेस्ट मैचेस में, कि भैया मालूम है कौन सी कंडीशन में कैसा मिलने वाला है। अभी रिसेंटली एक और स्टेटमेंट आया, आई थिंक राहुल द्रविड़ का किसका है, कि छोटे सेंटर्स में लेके जाओ टेस्ट क्रिकेट को, ताकि थोड़ी भीड़ भड़का आए, थोड़ा सा माहौल बने। आपका ओपिनियन इसमें क्या है, कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में मालूम है कहाँ खेलना है हम लोग को जाके, कुछ सेंटर्स है हमारे, और हमें इंग्लैंड में मालूम है कुछ गिने चुने अपने ग्राउंड है, लॉर्ड्स में होना है, यहाँ पर होना है, ओवल में होना है,
क्या इंडिया को उस लाइन को फॉलो करना चाहिए, या फिर इंडिया को, बिकॉज अपन बहुत मैसिव है, इतने सारे एसोसिएशन है, स्टेट एसोसिएशन हैं, सबको बारी बारी से नंबर आता है हमारे यहाँ तो, कि कभी इनको मिलना है, उनको मिलना है। तो वैसे भाई आप कैसे देखते हुए विराट ने जो बोला था बहुत सालों पहले, क्या वो वाजिब है कि नहीं कि इंडिया को रोटेशन पे ही जाना चाहिए, जहाँ यंग सेंटर, सॉरी जो जिस सेंटर पे क्रिकेट कम मिलती है उनको मिले, ताकि थोड़ी भीड़ और आए, यंग ऑडियंस आए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक इंडिया में इस क्वेश्चन के एक्चुअली दो साइड है, टू बी ऑनेस्ट। इंग्लैंड इतनी बड़ी कंट्री नहीं है और उनके पास इतने वेन्यूज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दे कैन अफोर्ड के एशेज के जैसे 5 टेस्ट मैच होते हैं, तो उनको पता है कि लॉर्ड्स में तो एक गेम देना ही है, ओवल में उनका आखिरी टेस्ट होता है, ओल्ड ट्रैफर्ड हो गया या बर्मिंघम हो गया, तो ये सारे वेन्यूज जो मेन जो बड़ी बड़ी काउंटीज है तो इनको मिलते हैं। इंग्लैंड इतना बड़ा कंट्री नहीं, इंडिया जितना बड़ा कंट्री नहीं। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया कंट्री बड़ी है, बट उनके पास भी 6 या 7 ही स्टेट है। हाँ, तो आप देखो तो उनके पास भी वेन्यूज इतने बहुत ज्यादा नहीं है कि जहाँ पे टेस्ट हो सकती है, तो इनकी अपनी कुछ ना कुछ वजूहत है कि जिस वजह से ये लिमिटेड वेन्यूज पे खेलते हैं। इंडिया में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे ग्राउंड्स है, और अगर वो ग्राउंड्स अच्छे हैं, उनकी फैसिलिटीज अच्छी है, तो उनका गलत नहीं ये मानना कि भैया हमको भी मैचेस मिलने चाहिए, वनडे हो चाहे टेस्ट मैच हो। हाँ, जितनी बड़ी सीरीज होती है, फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो या इंग्लैंड से खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड लेटली इंडिया में इतना अच्छा नहीं खेली है, बट ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी सीरीज हो या साउथ अफ्रीका हो, जो अगर बड़ी सीरीज है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेके पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है और जीतना है, तो ये मैचेस मैटर करते हैं। तो उस लिहाज से अगर बड़े वेन्यूज पे मैचेस हों, तो आई थिंक इट विल हेल्प इंडियन टीम के, उनको अंडरस्टैंड है कि भैया चेन्नई कैसे खेलता है, मुंबई कैसे खेलता है, कैलकाटा कैसे खेलता है, अहमदाबाद कैसे खेलता है। बट वही अगर आप कोई नए वेन्यू में चला जाए, तो अपने इंडियन प्लेयर्स के लिए भी वो एक तरह से वो नया ग्राउंड है, तो उनके लिए भी एक न्यूट्रल वेन्यू बन जाता है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स ने उतने मैचेस वहां पे भी नहीं खेले, खास करके टेस्ट मैचेस। तो आई फील कि बड़ी जितनी सीरीज हो उसमें बड़े सेंटर्स हो, तो इट डज मेक सेंस। बट अगर थोड़ी सी छोटी सीरीज है, वनडे तो डेफिनेटली, T20 पे डेफिनेटली कि भैया वहां पर आप नए वेन्यूज को अपॉर्चुनिटीज दो कि वहां पर क्राउड आए। बट जो टेस्ट मैचेस है, और खास करके बड़े टेस्ट मैचेस है, तो आई फील वी शुड स्टिक टू द मेन वेन्यूज। बिल्कुल, इनफैक्ट टेस्ट मैचेस जैसे हमारे नीचे गया, हमारी जो लाइक टीम की जो पोजीशन है टेस्ट मैचेस बहुत नीचे गई। इस टॉपिक पे हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में वसीम भाई से, कि हम लोग अब क्या करना चाहिए, कि हमारी जो डेप्थ है टेस्ट मैच क्रिकेट में, उसमें हम लोग कमबैक कैसे करें। व्हाइट बॉल में तो एब्सोल्यूट डोमिनेशन पे जा रहे हैं। चलिए वो टॉपिक फिर कभी करेंगे। आईपीएल की बात हो रही है। वसीम भाई, मैं अभी टेबल के नीचे आ गया, अब ऊपर देख रहा हूँ। राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी, ये लोग इनिशियल सब जितने भी अभी मैचेस हो गए सब टीम के हो गए। सबसे अच्छी टीम कौन सी लगी, सबसे अच्छी टीम अब जाने से पहले अभी तक? मुंबई इंडियंस। सीरियसली मुंबई इंडियंस लग रही है कि इस बार कुछ चमत्कार करेगी, इसलिए मुझे अपना दिल और दिमाग सोच के हटा के आरसीबी को छोड़ना पड़ेगा और मुंबई पे मुझे भी खेलना। मुंबई इज लुकिंग एब्सोल्युटली फैबुलस। लेकिन देखते हैं वसीम भाई, ये लोग बाहर जब जाते हैं मुंबई के, तब ये कैसा। और आई थिंक अब वो मैच आने वाला है 4 तारीख को, दिल्ली इज प्लेइंग मुंबई, यहाँ पर कोटला में खेल रहे हैं। लेट्स सी वहां क्या होता है। चलिए वसीम भाई, सी यू टुमारो। कल मिलते हैं वसीम भाई।